हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे डॉलर की अगली कहानी के ऊपर। अब तक हमने देखा कि यूएसए ने वर्ल्ड वॉर में सारा गोल्ड रिज़र्व अपने पास रख लिया था और उसको एक डॉलर के साथ लिंक कर दिया गया था। $35 जो मेरे पास लेके आएगा मैं उसको 1 औंस गोल्ड दे दूँगा, क्योंकि गोल्ड पर सबका भरोसा था। हम भी जैसे अपने जो भी शादियों में या रिचुअल्स होते हैं उसमें हमेशा गोल्ड को देना पसंद करते हैं। तो गोल्ड एक सनातन करेंसी है जिस पे सदियों से हर किसी का भरोसा रहा है और इसे और ज़्यादा छापा नहीं जा सकता, जिससे इसकी वैल्यू बनी रहती है। तो अब जैसे ही डॉलर को गोल्ड के साथ लिंक किया, डॉलर का भी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई और दुनिया ने उसको एज ए ट्रेड करेंसी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 15 अगस्त 1971 इसको बोलते हैं, उस समय उसके अमेरिकी राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उसको बोलते हैं निक्सन शोक। उन्होंने गोल्ड का स्टैंडर्ड अपने लिंक डॉलर के लिंक से हटा दिया। बोले अब मेरे पास जो $35 लेके आएगा तो मैं उसे गोल्ड नहीं दूंगा। तो देखो कितना बड़ा शौक है। पहले बोला मैं दूंगा, सबने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। अब बोले नहीं दूंगा, तो हम उस डॉलर को अर्न किया हुआ डॉलर हम उसको फाड़ थोड़े देंगे। उसके बाद क्या किया, 1973 में गल्फ कंट्री सऊदी वगैरह, ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है इनको बोलते हैं गल्फ कंट्री, इनके पास गए कि मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, मेरा एयरक्राफ्ट कैरियर आपके पास खड़ा रहेगा, वेपन्स दूंगा, आपको F-16 दूंगा, बस आपको क्या करना है, ट्रेड डॉलर में करना है। उन्होंने इसकी हाँ भर ली। अब वो भी हाथ में आ गए। तो अब एनर्जी नीड्स सबसे इंपॉर्टेंट नीड होते हैं, सबसे बड़ा खर्चा होता है किसी भी देश का एनर्जी नीड्स का। अब वो अगर डॉलर में होंगी तो अब डॉलर को एक रिजर्व करेंसी बनाना पड़ेगा, वो मजबूरी बन गई। फिर 1979 में कार्टर और चाइनीज़ लीडर डेंग जियाओपिंग की डील हुई कि मैं आपको चाइना को टेक्नोलॉजी देंगे, यूएसए वाले। जैसे अभी भी आप देखते हैं एप्पल ने चाइना में इन्वेस्ट कर रखा है। बदले में चाइना अपनी इंटरनल कंजप्शन को कम करेगा। इंटरनल कंजप्शन कम करने का मतलब है 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था कि चाइना आत्मनिर्भर ना बन जाए। वो जब भी बनाए कोई भी चीज़ तो मजबूर हो कि कोई उसको बाहर के लिए, मार्केट के लिए खरीदे, कोई किसी चीज़ के लिए, उसे डॉलर से कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका ने कहा कि आप अपने यहाँ इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को में कमी लाएंगे, अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करेंगे, अपनी पॉपुलेशन कंजम्पशन को कम करेंगे। इसलिए 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी सीसीपी के द्वारा। और उसमें क्या करते थे, दूसरा बच्चा पैदा होता था तो उसको डस्टबिन में फेंक देते थे। देखिए इतने निर्दयी तरीके से पॉलिसी लाई गई थी और इसके पीछे भी डॉलर का ही हाथ था। डॉलर ने क्या किया कि आप इंटरनल कंजप्शन को कंट्रोल करना है आपको, तो उस देश में ही कंज्यूम करने लग जाएगा तो डॉलर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन बाहर अगर देशों में करना है, किसी पे सैंक्शन लगाना है, किसी पे कुछ लगाना है, तो आप चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं वाया डॉलर। और एक बार चाइना हाथ में आ गया तो आपकी सत्ता को कोई चैलेंज करने वाला बचेगा नहीं। तो 1987 में अब क्या होता है, 1979 से लेकर 1987 तक अब डॉलर छापने की आज़ादी है। खूब डॉलर छापे गए। तो जो उनकी स्टॉक मार्केट है उसमें गया वो पैसा और इससे उनको फ्री मनी मिली और उससे उनकी स्टॉक मार्केट बहुत ही बढ़ी। लेकिन 1987 में वो बढ़ते एक बबल बन जाएगा। मतलब आपकी एक स्टॉक की कीमत है $10, आप उसको बढ़ा पे कर दोगे $80, तो वो गिरेगा, वो बबल बस्ट होगा। तो 1987 में एक बार मार्केट भी क्रैश हो गई थी इसकी। अब इस पर नज़र, जो फिएट करेंसी पर नज़र है कि डॉलर एज ए रिजर्व करेंसी करके छापे जा रहे हैं, इस पर नज़र यूरोप की पड़ी। अब यूरोप ने क्या किया, यूरोप ने कहा हम क्यों ना अपनी एक यूरो करेंसी बनाएं जो डॉलर को एक चैलेंज दे, उसको चेक रखे। तो जैसे ही यूरोप ने अपनी करेंसी बनानी शुरू करी, वैसे ही यूएसए को एहसास हुआ कि अब यूरोप मेरे को चैलेंज करेगा। तो यूरोप के रिसोर्सेज को डिप्लीट करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, यूरोप को यूगोस्लावियन वॉर में लेके जाया गया अमेरिका के द्वारा। नेटो ने यूगोस्लाविया पे अटैक किया तो नेटो के रिसोर्सेज खर्च हुए और फिर यूरोप के भी खर्च हुए। ठीक है, क्योंकि यूएसए के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, क्योंकि उसके पास फ्री प्रिंटिंग मशीन है, वो प्रिंट करके दोबारा और 100 मिलियन 200 मिलियन छाप देगा। पर यूरोप के पास ऐसा कुछ नहीं था, उसके रिसोर्सेज रियल लग रहे थे। तो यूरोप को
डिप्लीट कर दिया यूगोस्लावियन वार ने, और यूएस डॉलर की हेजेमनी फिर भी बनी रही। अब क्योंकि यूरोप इसके एंटी आ चुका था, डॉलर के एंटी आ चुका था, तो एक नया मेंबर गेम में लाया गया, चाइना को। और जैसे ही यूरोप को पता चला हमारे तो रिसोर्सेज डिप्लीट कराए गए हैं, यूरोप ने यूएसए की जो स्टॉक मार्केट है और बॉन्ड मार्केट है उससे अपने पैर खींच लिए। इससे क्या हुआ, वहाँ ब्लड बाथ हुआ, बिल्कुल एकदम से शेयर मार्केट गिरने लगी। और यूएसए ने इसे कहा .com क्राइसिस है 2001 का। अब क्योंकि गेम में WTA में लाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना को लाया गया, और डील ये हुई कि आप हमारे बॉन्ड और यूएस ट्रेजरी वगैरह को खरीदेंगे, तो चाइना को ऐड करते ही एक यूएसए के डॉलर को फिर एक स्टेबिलिटी मिल गई। यूरोप निकल गया गेम से, आउट हो गया, पर चाइना इन हो गया। अब जो फ्री प्रिंटिंग 2001 में करी गई इसको स्टेबलाइज .com बबल को स्टेबलाइज करने के लिए, वो 2008 में उसकी जो उस बबल है वो बर्स्ट हुआ। उसको बोलते हैं सब प्राइम क्राइसिस। अब सब प्राइम क्राइसिस के कारण लोगों को लगने लगा कि यार डॉलर तो कोई सेफ जगह नहीं है पार करने की, कभी भी क्रैश हो जाता है। तो उस वक्त पे इजाद हुई एक और टर्म, बिटकॉइन। अब लोगों का भरोसा बिटकॉइन पर बढ़ाने के लिए डॉलर से ये एक चाल चली गई थी। फिर 2008 के क्राइसिस में फिर इन्होंने 700-800 बिलियन छाप दिए, और उसको क्वांटिटेटिव ईज से अपने लोगों में बांट दिया गया धीरे धीरे करके। और उससे जो महंगाई बढ़ी उसका असर यूएस पर 5% और दूसरी कंट्रीज़ पर उसका बर्डन 95% पड़ता है, क्योंकि सारा डॉलर घूम पे फिर बाहर ट्रेड में चले जाता है और रिसोर्सेज अमेरिका में आ जाते हैं। तो इस जो प्रिंटिंग प्रेस से जो नुकसान हुआ, हायर इन्फ्लेशन आई, वो 2008 के बाद 2011-12 में अरब स्प्रिंग के रूप में निकली। ट्यूनीशिया में एक विद्रोह स्टार्ट हुआ जहां एक रेडी वाला का झगड़ा हुआ, उसने अपने ऊपर आग लगा ली, कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिससे ट्रिगर हुआ मास लेवल पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनमें सरकारें बदलने लगी। अब आप देखिए, जिसको ये पता है कि मैं अपनी करेंसी प्रिंट करके और पड़ोस के देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हाई इन्फ्लेशन करके सरकार बदल सकता हूँ, तो ये कितनी बड़ी पावर है। भारत में भी उस वक्त महंगाई बढ़ी और उस वक्त अन्ना हज़ारे प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हुए, क्योंकि जैसे ही लोगों पर स्ट्रेस पड़ता है, उन पर महंगाई का असर पड़ता है, तो उनको ये लगने लग जाता है कि हाँ ये करप्शन के कारण ऐसा हो रहा है। तो इस तरीके से लोगों में मास मूवमेंट स्टार्ट करी जा सकती है। तो जैसे ही अन्ना हज़ारे मूवमेंट शुरू हुई, क्योंकि उन लोगों को पता था कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में स्ट्रेस पड़ेगा और कोई मास मूवमेंट स्टार्ट होगी, तो उन्होंने अपने बंदे उस मूवमेंट में लगा दिए होते हैं, जाओ उस मूवमेंट को और भड़काओ और उस मूवमेंट के लीडर बन के आओ। तो उस मूवमेंट के लीडर बनकर उभरे अन्ना हज़ारे, तो नहीं हुए, वो तो बाहर हो गए। उस मूवमेंट के लीडर बनकर उभरे अरविंद केजरीवाल, जिनको मैगसेसे अवार्ड भी दिया गया था। तो आप डॉट लिंक करके देखिए कि कहाँ से बात कहाँ जा रही है, क्योंकि रिसोर्सेज आ गए किसी कंट्री के करेंसी छाप के, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी टॉपल होके, हाँ उसमें भी हमारे आदमी आ गए। तो इससे बेहतर अमेरिका के लिए क्या होगा। अब जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो है गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया था 2022 के बाद। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब यूएसए ने यूरोप को एक और वॉर में लेके गए थे, पहले यूगोस्लाविया में लेके गए थे, अब यूएसए यूरोप को एक और वॉर में खींच रहा है, वो है यूक्रेन की वॉर। ये इसलिए है ताकि यूरोप के रिसोर्सेज पर डेंट लगे पहले, बजाय कि यूएसए के लगने के। तो पहले ये एंग्लो सैक्सन जो फाइव आइज हैं, यूएस, कनाडा, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये चाहती थी पहले रशिया को गिराएं, फिर भारत को गिराएं, फिर चाइना को गिराएं। लेकिन क्योंकि अब ये गेम उल्टा पड़ गया, तो अब क्या कर रहे हैं, यूएसए वाले एग्री हो गए हैं कि पहले हिट यूरोप पे लगने दें, फिर इंग्लैंड पे लगने दें, और फिर यूएसए पे हिट लगे। ये गेम है, ग्रेट गेम ये।
अब रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो असल में रशिया उसको 5 दिन में फिनिश कर सकता है अपनी हैवी वेपन्स यूज़ करके, लेकिन वो फिनिश नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रशिया यूक्रेन की लड़ाई है ही नहीं, ये लड़ाई है यूरोप की इकोनॉमी को कैसे हिट किया जाए। क्योंकि डीडॉलराइजेशन होते ही हिट तो लगने वाला है, वो हिट पहले यूरोप पे लगे और यूरोप अमेरिका की कॉलोनी बन के रह जाए, अमेरिका उस पर बाद में कंट्रोल कर सके, ये अमेरिका चाहता है। तो हिट पहले लगेगा यूरोप पे वाया रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद इंग्लैंड पे आए वो हिट, उसके बाद यूएसए कैरी ऑन करे। तो ये एक यूएसए और जो बाकी जो पावर्स हैं उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग लगती है। क्योंकि ऐसा नहीं होता, इतनी बड़ी कंट्री जो न्यूक्लियर आर्म्ड है, इतनी हैवी वेपनरी से लैस है, 5000 6000 तो उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, उसके पास इतने हैवी बॉम्बर्स हैं, यूक्रेन जैसे एरिया को वो तुरंत फिनिश ऑफ कर सकते हैं, और उस लड़ाई को वो 3 साल से चला रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके पीछे यूएसए का हाथ ना हो या यूएसए का सपोर्ट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और आप देखिए दूसरी बात, चाइना से के पास जब यूरोपियन यूनियन का वो डेलीगेशन गया तो उसमें शी जिनपिंग ने उनको एक बस में बिठाया। ये बहुत बड़ी बात है कि बेइज्जती करने की, कि आपके लिए हम कोई एक्स्ट्रा व्हीकल्स भी नहीं ला रहे हैं, हम आपको बस में भर के और फिर चाइनीज़ डेलीगेशन लेके आ रहे हैं। और उन्होंने क्या मांग करी? उन्होंने यही मांग करी कि आप रशिया को बोलिए, चाइना के ऊपर कहा कि दबाव डालिए, रशिया को बोलिए कि यूक्रेन वॉर ख़त्म करे। लेकिन उनको शी जिनपिंग जी ने डांट मारकर भगा दिया। तो चाइना भी एग्री है कि यूरोपियन जो यूनियन है उस पर नेटो को इंडस्ट्रियलाइज्ड और डीमिलिटराइज करें, और जैसे ही यूरोप डी इंडस्ट्रियलाइज्ड होगा, यूएसए की भी आधी जो न्यूसेंस करने की पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही यूएसए की ये पावर ख़त्म होगी तो मल्टीपोलैरिटी लाना आसान हो जाएगा। यूनिपोलर वर्ल्ड से हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे भारत को, चाइना को, रशिया को और बाद में यूएसए का भी एक नीश इक्विलिब्रियम बन जाएगा कि चारों जो कंट्रीज़ हैं वे मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऑपरेट कर सकते हैं। इससे जो है भारत पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ने वाला है, साथ में चाइना का भी बहुत फ़ायदा होने वाला है और रशिया का तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन जो यूएसए का वो नेट नुकसान है, लेकिन फिर भी वो इतना नुकसान नहीं है कि वो बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाए, और एक स्टेबल पॉइंट यूएसए के पास भी आ जाएगा जो कनाडा से मैक्सिको तक के रीजन को कंट्रोल करेगा। इसकी पुलिसिंग करने की पावर जो अभी 800 मिलिट्री बेस हैं दुनिया में, वो ख़त्म हो जाएगी और भारत का साइज़ बढ़ जाएगा। भारत में रीजनल जो बाउंड्रीज़ हैं हमारा, जैसे कोई कहता है यूएई से लेके कंबोडिया तक का पुलिसिंग का एरिया भारत के पास आ जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइस, होप यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।